नमस्ते साथियों, आज से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैराथन क्लास शुरू हो रही है। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में बात करेंगे। एक बात और कह दूँ मैं आपको कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुल मैं 8 मैराथन क्लास लूँगा और इस 8 मैराथन क्लास यदि आपने अटेंड कर ली है तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मान लो कि आपकी मुट्ठी में होगी। और बिल्कुल जो आप कहते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद याद नहीं होती है, आप बोलोगे सर दिमाग में छप गई है। बिल्कुल बात क्लियर है कि अगर कंटिन्यू अगर आपने ये 8 मैराथन क्लास अटेंड कर ली है तो रियलिटी है आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बोलते हैं ना आपके खून में घुल जाएगी कि कहीं आपकी प्रॉब्लम है नहीं आएगी। तो फालतू की बात, मेन में पॉइंट पे आ रहा हूँ। और सबसे पहले कि इन जो मैराथन क्लास में आप पढ़ेंगे जैसे चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 इन चैप्टरों में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं। इसके अलावा जितनी भी नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया जो वैज्ञानिकों के नाम पे होती है, उन सब का मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। वो सब की सब अलग से अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, तो आप उसको देख सकते हो। क्योंकि नेम रिएक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि वैज्ञानिकों के नाम पे होते हैं, पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से उनको कंपोज किया है कि आप उसको पढ़ के याद कर सकते हो। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 का नाम आप जानते हो हैलोजन व्युत्पन्न। तो यहाँ पर हम हैलोजन मतलब हैलोजन से बनने वाले यौगिकों के बारे में बात करेंगे। और मेन पॉइंट पे आए तो हम सीधी बात कर ले कि मुख्यतः जो आज हम पढ़ेंगे वो हम हैलो एल्केन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी हैलो एल्केन को हम क्या लिखते हैं, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड को रिप्रेजेंट करने या हैलो एल्किन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, RH। कुछ चीज़ें समझनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी। चैप्टर नंबर 10 हैलोजन व्युत्पन्न। नाम की हैलोजन व्युत्पन्न में आज हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन, अगर या हम क्या बोले एल्किल हैलाइड। तो साधारण भाषा में तो नामकरण होता है एल्किल हैलाइड और उसका IUPAC से नामकरण करते तो हैलो एल्केन। हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, जब भी मैं बोलूँ एल्किल हैलाइड इसका मतलब हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन का मतलब एल्किल हैलाइड। इसके अलावा आप सब जानते हो एल्किल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से, और हैलाइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से। तो एल्किल हैलाइड को हम क्या लिखते हैं, RX लिखते हैं। अब यहाँ से आप सब जानते हो कि हैलोजन की बात चल रही है तो वर्ग नंबर 17 को आप क्या बोलते हो, हैलोजन वर्ग बोलते हो। और इसमें कौन कौन से हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या लिखा आपने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन। तो इन चारों को FCl, Br और इनको हम हैलोजन बोलते हैं। और इन चारों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा, X के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आता है एल्केन। बेटा एल्केन का आप नॉर्मली आप फॉर्मूला लिखते हो CnH2n+2, ये होता है। ये किसकी बात हुई, एल्केन। अब एल्केन में से एक H हटा के और मैंने क्या जोड़ दिया, एक हैलोजन जोड़ दिया तो बन जाता है हैलो एल्केन। नॉर्मली रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, RX होता है। तो अगर आपसे हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड पूछ लिया जाए क्या होता है तो आप बोलोगे कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, एल्केन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जब हैलोजन के द्वारा हो जाता है तो उसे हम हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। इसको नॉर्मली रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, RX से। ये तो था नॉर्मल इंट्रोडक्शन इसके बारे में। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जहाँ से सबसे पहले जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसको याद करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उनका नामकरण। तो नामकरण में आपके सामने सूत्र लिखा हुआ होता है, हमें उनका साधारण और IUPAC नाम दोनों आने चाहिए। क्योंकि जब तक नामकरण नहीं आ पाएगा तो ना तो आप रिएक्शन लिख पाओगे ना उनको याद कर पाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नामकरण। अब नामकरण जितना सीखने जितना टाइम तो नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट नामकरण जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटा रहा हूं। जैसे भी आप इसका स्क्रीनशॉट लिख के याद करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो ये तो शुरुआत थी। अब देखो यहाँ से अपना जो चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमें इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड उनका नाम आना चाहिए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उनकी हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ सिंपल से CH3Cl, नंबर 2 लिखा मैंने CH2Cl2, नंबर 3 CHCl3, नंबर 4 CCl4, 4 कंपाउंड लिखे हैं, सिंपल है CH3Cl। तो बेटा इनके नाम में तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। CH3 को आप क्या बोलते हो? सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? साधारण नामकरण। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? IUPAC नामकरण की। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपको अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले देखो, आप सब जानते हो कि CH3 को आप क्या बोलते हो बेटा? मेथिल बोलते हो। CH3 को आप क्या बोलते हो? मेथिल। तो यहाँ से सीधा सा इसका नाम था मेथिल क्लोराइड। CH3 को बोलते हैं मेथिल, तो इसका नाम हो गया मेथिल क्लोराइड। अब यहाँ से याद कर लेना, CH2 को हम बोलते हैं मेथिलीन और मेथिलीन क्लोराइड। और CHCl3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। और Cl4 इसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फिर से रिपीट कर दूं, CH3 को हमने क्या बोला? मेथिल क्लोराइड। CH2 को मेथिलीन। अब बेटा यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 2 Cl है तो डाई क्लोराइड क्यों नहीं लगाया? बेटा इस मेथिलीन का ही मतलब है कि कार्बन की वैलेंसी 2 फ्री है। अब मेथिलीन शब्द आने का मतलब एक कार्बन की वैलेंसी 2 फ्री है तो 2 Cl जोड़ेंगे। तो याद होना चाहिए CH2Cl2 नाम क्या लिखा? मेथिलीन क्लोराइड। CHCl3 नाम क्या हो गया? और ये तो इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्लोरोफॉर्म। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल अपने ले लेते हैं, उसके बाद इन सबको हम IUPAC नाम लिखेंगे। जैसे एक ही लिख दिया मैंने, CH3 CH CH3 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl। अब ये तो आप समझदार हो कि जैसे मैंने Cl लिया तो इनके स्थान पे आप कुछ और ले सकते हो। चलो बेटा एक बार इन्हीं की बात कर लेते हैं, फिर इनको डिटेल से और लिख लेंगे क्योंकि ये सब एक जैसे ही है। तो इसका नाम तो आप जानते हो, क्या बोलते हो? 3 कार्बन की श्रृंखला बीच वाले से जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते? CH3 CH CH3 बीच वाले से जुड़ा है तो आइसोप्रोपिल। और Cl है तो आपने क्या लिख दिया? क्लोराइड। आप कुछ और भी जुड़ा हो सकता है। अब देखो बेटा इनका IUPAC से नामकरण करते हैं। तो सादा नामकरण तो आप सीधे से याद कर सकते हो। जब हमें इनका कौन सा नाम लिखना? IUPAC नामकरण। तो बेटा IUPAC नामकरण के लिए तो मैंने पहले भी बात की थी, फिर से रिपीट कर दूं, आपको याद ये कि रखना था कि हेलो एल्केन होता है इनका IUPAC नाम लिखने का तरीका, हेलो एल्केन। अब आपको ये बात जरूर बतानी होती है कि इसमें जो हेलोजन है वो कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा है? हेलोजन कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा होता है? जब एक कार्बन है तो बताने की जरूरत नहीं होती है। तो देखो अब यहाँ पर एक बार याद है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हेलो के रूप में इनका नाम क्या होता है? हेलो के रूप में अगर हम इनकी बात करें तो इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो बोलते। लेकिन अपने तो यहाँ पर केवल Cl लिया है तो क्या रखना अपने को? क्लोरो। अब देखो एक कार्बन है और Cl है तो Cl को तो क्या बोलोगे आप? क्लोरो। और एक कार्बन को मेथेन, तो नाम क्या हो गया? क्लोरोमेथेन। नाम क्या हो गया? क्लोरोमेथेन। अब बात करें कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। अब देखो कितने हैं? 2, तो 2 के लिए आपने लिख दिया डाई क्लोरो। और कार्बन की संख्या 1 है तो मेथेन ही आएगा। कार्बन की संख्या 1 है तो मेथेन 1 ही आएगा। तो डाइक्लोरोमेथेन, इसमें 3, तो इसका हो जाएगा आपका ट्राई क्लोरोमेथेन। ट्राई क्लोरोमेथेन। यहाँ कार्बन कितने? 4, तो 4 के लिए आपका आ गया टेट्रा क्लोरोमेथेन। फिर से रिपीट कर दूं, एग्जाम में ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है कि देखो
अगर सूत्र दे दिया तब तो आपको आईयूपीएसी नाम लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम लिखो। किसका? क्लोरोफॉर्म का आपको क्या लिखना है? आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH Cl3। तो कितने कार्बन है? एक, तो एक के लिए मेथेन आता है और 3 कार्बन के लिए तो ट्राइक्लोरोमेथेन। अब हम इस कार्बन की बात और कर लेते हैं। इसका सादा नाम तो क्या लिखा आपने? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसोप्रोपिल क्लोराइड। जब इसका आप आईयूपीएसी नामकरण करोगे तो काउंटिंग इधर से होगी, जैसे 1 इधर से इधर बात है 1 2 3। एक कार्बन तक काउंटिंग की आवश्यकता है नहीं है। अब देखो कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2 पे, तो 2 क्लोरो, 2 से हो जाएगा 2 क्लोरो और 3 कार्बन को आप बोलते हो प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। बेटा जब तक आपको ये नामकरण नहीं आएंगे तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकते, इनको अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाओगे। तो जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट लें, और इसमें विशेषकर क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे वाले कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। इसके बाद बेटा अगर आगे बात करें तो कुछ कंपाउंड हम और ले लेते हैं, जहाँ से अपनी, क्योंकि एक ढंग कि ये नामकरण सब में सेम से होते हैं, नामात्र का अंतर होता है। तो अगर आपने यहाँ अच्छे तरीके से याद कर लिया तो आगे वाले में कोई कन्फ्यूजन आपके नहीं होने वाला। अब देखो हम आगे और बात करें, जैसे CH3 CH2 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 Cl। इसके बाद CH3 CH CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH CH3 Cl। इसके बाद हम लिख रहे हैं CH3 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 Cl। बेटा देखो यहाँ से मुझे ये एग्जाम्पल लेने का रीजन क्या था कि इन सब में कार्बन की संख्या 4 है। कार्बन की संख्या कितनी है? 4। तो जब 4 कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन हटा होता है तो हम बोलते हैं ब्यूटिल। तो ये चारों की चारों आपकी कौन से कंपाउंड है? ब्यूटिल है। क्या है? ब्यूटिल। अब ब्यूटिल के चारों बनते हैं, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, एन ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, द्वितीयक अर्थात सेकेंडरी ब्यूटिल, तृतीयक अर्थात टर्सरी ब्यूटिल। तो हमें इनके बारे में याद करना। तो देखो सीधी बात है कि यहाँ 4 कार्बन की क्या बेटा? सीधी श्रृंखला है। 4 कार्बन की जब सीधी श्रृंखला होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एन ब्यूटिल। क्या नाम दिया? एन ब्यूटिल। और Cl के लिए क्या बोलते हो? क्लोराइड। तो इसका नाम लिख दिया मैंने एन ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपने एक नाम सुना आइसो। आइसो शब्द का हम प्रयोग कब करते हैं? जब मैं इधर से कोई कंपाउंड देख रहा हूँ तो ये सबसे लास्ट वाला कार्बन होगा, लास्ट से ये सेकेंड लास्ट हो गया, या बोल सकते हैं अंतिम से पहले वाला कार्बन। तो या तो सेकेंड लास्ट कार्बन बोल दो या अंतिम से पहले वाले कार्बन पे यदि CH3 जुड़ा हो, अंतिम से पहले वाले कार्बन पे क्या जुड़ा हो? CH3। तो उसके लिए हम लगाते हैं आइसो। और 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटिल क्लोराइड। तो यहाँ पर आप इसका नाम क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आइसोब्यूटिल क्लोराइड। क्या लिख सकते हो इसका? आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये जो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, ये Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से। ये Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से। तो 2 से जुड़ा होता है तो उसके लिए हम शब्द लेते हैं द्वितीयक, या उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। द्वितीयक या सेकेंडरी। अब देखो 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, तो द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अगर आप इसको यहाँ से गौर से समझने की कोशिश करोगे तो ये मैंने कंडीशन लिख दी कि Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3 से। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 से। तो 3 के लिए हमने क्या लिख दिया? तृतीयक। और 4 कार्बन कुल टोटल है तो नाम हो गया ब्यूटिल, और Cl के लिए क्या लिख दिया? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। क्या लिख दिया आपने? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब यहाँ से आपको समझना क्या है वो बातें अपने माइंड में क्लियर करना कि इतना लिखने के बाद हाँ अब हमें इनका क्या लिखना है?
IUPAC नामकरण। इनका IUPAC नामकरण कैसे करते हैं? अब वो देखो कि सबसे पहली बात वो तो सीधी बात है कि काउंटिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। तो इसकी काउंटिंग अगर आप देखो तो देखो यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो CL को कितना नंबर मिला? 1। तो 1 क्लोरो और 4 कार्बन से क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब देखो यहाँ पे कि इसमें देखा जाए तो ये 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई। कितने कार्बन की? 3 कार्बन की श्रृंखला। इधर से काउंटिंग करेंगे तो इसको 1 नंबर मिलेगा, इधर से 3 नंबर, तो 1 2 3। तो इसमें काउंटिंग इधर से होगी। अब देखना क्या है कि आपका ये जो Cl है क्या है? Cl भी प्रतिस्थापी है और मेथिल भी प्रतिस्थापी है। तो ABCD में पहले ये आता तो 1 क्लोरो 2 मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल और 3 कार्बन से प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल और 3 कार्बन से प्रोपेन होता है। अब देखो यहाँ पर हम बात करें कि इसमें जो 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, ये लो ये श्रृंखला हो गई, लेकिन इस प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, कि ये 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई 1 2 3 और 4 नंबर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। और इसमें अगर आप कोई भी श्रृंखला लोगे, जैसे मैंने ये श्रृंखला सेलेक्ट की, तो ये क्या हो गया? प्रतिस्थापी। अब देखो ये 1 नंबर कार्बन, तो ये कितना नंबर कार्बन हो गया? 2 नंबर कार्बन। कितना नंबर? 2 नंबर कार्बन। तो यहाँ से आप एक बार समझो कि 2 पे ही क्लोरो है और 2 पे ही मेथिल है, और 3 कार्बन से आपका क्या बन गया? प्रोपेन। तो इनकी हम बात करें तो यहाँ से हम इनके नाम को लिखना स्टार्ट करते हैं कि बड़ा नाम का इतना टफ नहीं है, ढंग से एक बार समझ लोगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। बाकी इसमें इतना कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब देखो Cl कितने नंबर पर है? 1 पर, तो मैंने नाम दे दिया 1 क्लोरो। क्या नाम दे दिया? 1 क्लोरो। Cl 1 पर है तो नाम क्या दिया? 1 क्लोरो। और कितने कार्बन है? 4, तो 4 से क्या हो गया आपका? ब्यूटेन। तो नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो ब्यूटेन। अगर इनकी बात करें तो देखो ये 3 कार्बन की श्रृंखला हुई, तो ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, ये 1 नंबर पे और ये 2 नंबर पे। अब देखो क्लोरो का पहला अक्षर आता है C और मेथिल का पहला अक्षर आता है M, तो पहले अल्फाबेट में पहला कौन आता है? C आता है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 1 क्लोरो 2 मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल। ये प्रतिस्थापी CH3। जब CH3 प्रतिस्थापी होता है तो हम क्या बोलते हैं? मेथिल। और 3 कार्बन से क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अब देखो यहाँ पर हमने 4 कार्बन की श्रृंखला सेलेक्ट की है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो Cl कितने नंबर पर? 2 पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या हो गया? 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या नाम लिख दिया? 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब देखो इसमें विशेष समझना है कि आपने ये श्रृंखला का चयन किया तो ये भी प्रतिस्थापी हो गया और ये भी प्रतिस्थापी, और दोनों कितने नंबर पे आ रहे हैं? 2 पे। कितने पे आ रहे हैं? 2 पे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 क्लोरो। क्या लिख सकते हैं? 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, 3 कार्बन से प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अब यहाँ से मैं 1-2 बातें और बता दूँ आपको। ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले लेना इसका आराम से, कि पहले स्क्रीनशॉट ले लें कि जिससे आपको कोई परेशानी ना आए समझने में। इसके बाद स्क्रीनशॉट लिया। अब देखो बेटा आगे अब बात करें कि आपने ये सुना होगा कि जो एल्कोहल होता, ये हैलोजन, ये जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, कि अगर एल्किल हैलाइड की बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि हम 3 प्रकार के एल्किल हैलाइड की बात करते हैं। एक तो होता है आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या लिखा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। एक लिख दिया मैंने द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और एक होता है आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड। क्योंकि कभी कभार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि तृतीयक एल्किल हैलाइड का एक उदाहरण दीजिए। अब देखो प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है कि जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो 1 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री का मतलब 1 से। तो याद कर लेना कि आपका ये एन ब्यूटाइल क्लोराइड और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, देखो Cl केवल इस कार्बन से जुड़ा है और ये वाला इससे, तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे आपके? प्राथमिक
एल्किल हैलाइड के, प्राथमिक एल्किल हैलाइड के हो जाएंगे। ये जो एग्जाम्पल है, अब देखो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, इस कारण से किसका एग्जाम्पल हो गया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो याद रखना द्वितीयक ब्यूटाइल क्लोराइड किसका एग्जाम्पल हो गया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड का, द्वितीयक एल्किल हैलाइड का। ये Cl इस कार्बन से जुड़ा है और ये कितने कार्बन से जुड़ेगा, 3 से, तो ये हो गया तृतीयक एल्किल हैलाइड का। तो ये एग्जाम्पल भी इस प्रकार से क्योंकि पढ़ने के, तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये बातें भी हमें याद करनी कि कौन सा प्राथमिक एल्किल हैलाइड होता है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ साथ में लिख दी, अब इसका आप कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो बेटा ये तो थे नॉर्मल नामकरण जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब स्पेशल कंपाउंड की, इसके स्पेशल कंपाउंड की अगर बात करें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा अच्छी संभावना है, उसकी हम बात कर लेते हैं। अब बेटा इसके बाद कि फिर से मैं बता दूं आपको, इसके बाद मैं कुछ विशेष कंपाउंड लेकर आ रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन नामकरण का तो आ सकता है, उससे रिलेटेड सवाल भी कैसे आते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जो एक कंपाउंड तो अपना ये पूछा जाता है CH2 CH3 CH, इससे 2 से जोड़ दिया तो Cl2 हो गया। चाहो तो ऐसा लिख दो CH3 CH Cl2। दूसरा कंपाउंड मैंने यहाँ लिख दिया CH2 CH2, एक Cl यहाँ लगा दिया, दूसरा Cl यहाँ लगा दिया, ये 2 कंडीशन आ गई। अब इसके अलावा एक तो इनका नामकरण आता है साधारण और IUPAC नामकरण। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो एक कंपाउंड ये पूछ लिया जाता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है Cl, ए किया जाएगा, क्या बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ये हो गया। इसी का एक मिलता जुलता रूप में वो ले दूँ यहाँ पे, काफ़ी आपको इजीली याद हो जाए। ये हो गया। इसके अलावा एक कंपाउंड अपने यहाँ, चलो पहले इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि इनको पढ़ने से पहले प्रश्न क्या था वो बात करते हैं। आप सबने ये 2 नाम सुने होंगे, जेम डाई हैलाइड और एक शब्द होता है आपका विस डाई हैलाइड। अगर आपको इन दोनों कंपाउंड का साधारण नामकरण और IUPAC से नामकरण आ रहा है तो कमेंट्स में आप बिल्कुल बता दो जल्दी से, जिससे मुझे भी आइडिया लग जाए कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। साधारण नाम विशेषकर दो मैंने क्या लिखा, जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड, दोनों में अंतर समझना कि जैसे ये कार्बन की श्रृंखला है, जब सीधी बात है कितने हेलोजन की बात है, 2। जब दोनों के दोनों हेलोजन किस पे हो, जैसे इस एक ही कार्बन पे जोड़ दिए दोनों Cl, कि जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या होगा कि जब दोनों के दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे होते हैं तो वो होता है जेम डाई हैलाइड। लेकिन दोनों के दोनों हेलोजन निकटवर्ती अर्थात पास वाले कार्बन पे हो, कि एक इस कार्बन पे और दूसरा इस कार्बन पे, तो उसको हम बोलते हैं विस डाई हैलाइड। समझना मतलब सीधी सी बात है कि ज़्यादा घुमा फिरा की बात नहीं है। जेम डाई हैलाइड का मतलब दोनों हेलोजन एक कार्बन पे, विस डाई हेलोजन दोनों हेलोजन 2 कार्बन पे, लेकिन वो दोनों कार्बन में अंतर है। ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पे, तब नहीं, दोनों हेलोजन 2 कार्बन पे और दोनों एकदम पास पास निकटवर्ती, दोनों क्या होंगे, पास पास होंगे। तो फिर से रिपीट कर दूं अगर नज़र नहीं आया तो आपको स्क्रीन पे, कि ये कार्बन की आपने एक श्रृंखला बनाई, अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे जोड़ दिए तो नाम हो गया जेम डाई हैलाइड। लेकिन दोनों हेलोजन को निकटवर्ती 2 कार्बन पे जोड़ दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, विस डाई हैलाइड। और अगर एक हेलोजन इस कार्बन के इस श्रृंखला पे और दूसरा उधर वाले पे, तो उसको बोलते हैं एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड या पॉलीमेथिलीन हैलाइड। लिख देता हूँ यहाँ पे,
अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, या इसी को हम बोल सकते हैं पॉलीमेथिलीन हैलाइड। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें तो आप ऐसे भी याद कर लोगे। तो अब देखो कि दोनों के दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे है, तो ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, जेम डाई हैलाइड का। अब इसका सादा नाम है वो ये दिया जाता है एथिलीडीन क्लोराइड। सादा नाम क्या दिया मैंने इसका, एथिलीडीन क्लोराइड। और इसको बोलते हैं हम, इसका सादा नाम होता है अब देखो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, विष का, ये तो गया विष डाई हैलाइड का एग्जाम्पल, और ये किसका हो गया आपका, जेम डाई हैलाइड का एग्जाम्पल। तो इसका नाम क्या होगा, एथिलीन क्लोराइड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद क्या करना था, ये केवल मैंने सादा नाम लिखा है कि पर्सन क्या आएगा। एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि जेम डाई हैलाइड और विष डाई हैलाइड का एक एक उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण हो गया। इसके बाद CH3CHClCl, सादा नाम होता है एथिलीडीन क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड, और इसका होता है एथिलीन क्लोराइड। अब एक चीज़ और, अगर हमें इनका कौन सा नामकरण करना हो, IUPAC से नामकरण करना हो, तो देखो ये 1 नंबर कार्बन और ये कितने नंबर कार्बन, 2 नंबर। ये 1 नंबर कार्बन और ये कितने नंबर कार्बन है, 2 नंबर कार्बन है। तो 1 नंबर कार्बन पे कितने हेलोजन जोड़े हो, 2 हेलोजन जोड़े। 1 नंबर कार्बन पे कितने हेलोजन जोड़े हो, 2 हेलोजन जोड़े हो। तो अब देखो 1 पे तो इसको बोलेंगे 1 1, 2 है तो डाई क्लोरो, 1 1 डाई क्लोरो, 2 कार्बन को आपने क्या नाम दे दिया, एथेन। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एथिलीडीन क्लोराइड नाम क्या हो गया, 1 1 डाई क्लोरो एथेन, एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड। कितने कार्बन है, 2 है। बस अंतर क्या है कि इसमें एक हेलोजन 1 नंबर कार्बन पे और दूसरा हेलोजन 2 नंबर कार्बन पे है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो एथेन, 1 2 डाई क्लोरो एथेन। तो एक क्वेश्चन तो बेटा इनका अच्छा बनता था। अब क्वेश्चन मैंने वैसे लिख दिया, आप समझ जाओगे, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैंने लिखे हैं कि जेम डाई हैलाइड और विष डाई हैलाइड के 2 उदाहरण दीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें ये कंपाउंड, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा वाइनिलिक हैलाइड और एलिलिक हैलाइड। क्वेश्चन क्या आता है, आया हुआ है भी बोर्ड एग्जाम में, वाइनिलिक हैलाइड और एलिलिक हैलाइड के 2 उदाहरण लिखिए। तो अब सुन लेना, वो शब्द समझा दूं क्या होता है। एक तो मैंने लिखा है वाइनिलिक या वाइनिल हैलाइड बोलते हैं, वाइनिलिक हैलाइड, और एक शब्द होता है आपका एलिलिक हैलाइड। क्या होता है वाइनिलिक हैलाइड में, थोड़ा सा बड़ा अगर नजर नहीं आ रहा होगा आपको इधर, वाइनिलिक हैलाइड, सीधी बात है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े उस कार्बन में संकरण कौन सा हो, sp2। हैलोजन जिस कार्बन में जुड़े उस कार्बन में संकरण sp2 हो, तो ऐसे हैलाइड को हम क्या बोलते हैं, वाइनिलिक हैलाइड। अब आता है एलिलिक, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े, हैलोजन की बात करें बेटा, इसका ये एग्जांपल है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े उसमें संकरण तो होगा sp3, लेकिन sp3 के पास वाला जो कार्बन होगा, sp3 के जो पास वाला कार्बन होगा उसमें संकरण कौन सा होगा, sp2। बेटा ये लाइन आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े या हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो तो sp3 संकरण वाला कार्बन है, संकृत कार्बन है, और उसके पास वाला sp2 हो, तब उसके लिए क्या बोलते हैं हम, एलिलिक हैलाइड। तो क्वेश्चन सीधा आता है कि वाइनिलिक हैलाइड और एलिलिक हैलाइड। फिर से रिपीट कर दूं, कन्फ्यूजन नहीं होना है। वाइनिलिक हैलाइड का मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े उस कार्बन पर संकरण sp2 होना चाहिए। एलिलिक हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें संकरण sp3 और sp3 के पास वाले कार्बन में sp2 संकरण होना चाहिए। तो यहाँ से ये समझ गए। इसके बाद इसके एग्जाम्पल देखो, देखो बेटा ये हैलोजन इस कार्बन से, हाँ एक और, आप में से आधे बच्चों में कन्फ्यूजन आ गया सर sp2 का पता क्या चलेगा। बेटा जहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो,
नोट कर लेना, आप नोटबुक साथ में लेकर बैठे होंगे कि कार्बन कार्बन में क्या हो, डबल बॉन्ड, तो उसमें तो संकरण होगा sp2, और अगर कार्बन कार्बन में एकल बंध हो अर्थात कार्बन ने अपने चारों बंध बनाए हैं तो संकरण हो जाएगा sp3। अब देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन में संकरण sp2 हो गया, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसमें sp3। बेटा इस कंपाउंड का नाम होता है वाइनिल हैलाइड, Cl है तो क्लोराइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, वाइनिल क्लोराइड। अब देखो इसमें Cl जिस कार्बन से जुड़ा उसमें संकरण sp3 है, लेकिन sp3 के पास वाला कार्बन sp2 है। ये तीन कंपाउंड जो बोलते तो एलिलिक है, अब इस कंपाउंड का नॉर्मल साधारण नाम क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, तो इसको हम बोलेंगे एलिल हैलाइड, एलिल हैलाइड। तो याद करना है, साधारण नाम है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, क्या बोलते हैं, वाइनिल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा, एलिल हैलाइड। अब देखो इसके बाद हम आगे बात करें, इनका आपको आईपी से नाम लिखना है। देखो बेटा गौर से, ये एक कार्बन दो कार्बन, तो एक और दो कार्बन, तो एक कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, Cl, तो मैंने नाम कह दिया 1 क्लोरो। दो कार्बन है लेकिन दो कार्बन में डबल बॉन्ड है, अगर वैसे तो एथेन होता, लेकिन डबल बॉन्ड होने से आपने इसका नाम क्या दे दिया, एथीन दे दिया, तो 1 क्लोरो एथीन, 1 क्लोरो एथीन। अब देखो यहाँ पे कि अगर इसके नामकरण की हम बात करें, किसकी, एलिल क्लोराइड की, किसकी बात करें बेटा, एलिल क्लोराइड के नामकरण की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में इस प्रकार के नामकरण आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखो अगर यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ आपके, डबल बॉन्ड है, तो बेटा प्रायिकता डबल बॉन्ड को दोगे, किसको दोगे, Cl को भी हम प्रतिष्ठा भी मानते हैं, अगर डबल बॉन्ड जुड़ा है तो प्रायिकता हम पहले किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, तो काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3, तो Cl कितने नंबर पे हो गया बेटा, 3 पे, और डबल बॉन्ड 1 नंबर कार्बन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, 3 कार्बन से 3 क्लोरो, 3 कार्बन को मैंने नाम दिया प्रोप और 1 इन, तो क्या नाम हो गया इसका, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, या इसको ऐसे लिख सकते हो 3 क्लोरो 1 प्रोपिन, 3 क्लोरो 1 प्रोपिन। तो ये दोनों कंपाउंड इंपॉर्टेंट थे। एक इसका एग्जांपल हो गया वाइनिलिक हैलाइड का, दूसरा एग्जांपल हो गया एलिलिक हैलाइड का। अब देखो इसे, बच्चे इनमें मात खा जाते हैं, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। देखो बेटा हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें संकरण कौन सा है, sp2 है। देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसमें संकरण sp3, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो उसके पास वाला कार्बन sp2। पहली बात तो बेटा ये व्यंजन वाले नहीं है, साइक्लोहेक्सिन है, व्यंजन वाले होते तो इतनी बातें नहीं होती। तो देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसमें संकरण sp2 है, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया आपका, वाइनिलिक हैलाइड का। किसका एग्जाम्पल हो गया, वाइनिलिक हैलाइड का, ये एग्जाम्पल। और हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा उसमें तो संकरण sp3 है, लेकिन sp3 के पास वाला sp2, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, एलिलिक हैलाइड का। किसका हो गया, एलिलिक हैलाइड का। अब बेटा इनका अगर हम आईपी से नामकरण करें तो मैंने कहा कि सीधा है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनका आईपी से नाम क्या होगा। तो देखो बेटा जब भी काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग ऐसी होती है जिसमें डबल बॉन्ड पूरा आ जाए। तो यहाँ से होगी 1 2 1 2, Cl कितने नंबर पे हो गया, 2, तो 2 क्लोरो, और चक्रीय संरचना तो साइक्लो हेक्सिन, क्या लिख दिया, 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सिन। अब जो बेटा इसमें काउंटिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3 1 2 3, कितने नंबर पे हो गया, 3, तो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सिन, क्या लिख दिया बेटा, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सिन। तो फिर से रिपीट कर दूं, इनका वाइनिलिक हैलाइड के दोनों एग्जाम्पल ये हो गए, एक ये और एक ये। ग्रीन से करते तो समझ में भी आपको आ जाए कि ये क्या लिखा, वाइनिलिक हैलाइड। तो एक तो कौन सा कंपाउंड आपका, ये और ये किसके एग्जाम्पल हो गए आपके, वाइनिलिक हैलाइड के। और अगर हम बात किसकी करें, एलिलिक हैलाइड की, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका,
एलिलिक हैलाइड का और ये भी एलिलिक हैलाइड का। इनके अलावा एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बेंजिलिक हैलाइड का। ध्यान दीजिए, किसका? बेंजिलिक हैलाइड का। अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में जल्दी से बता सकता है। बेंजिलिक हैलाइड, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, थोड़ी सी जगह यहाँ बची है तो यहाँ ले लेते हैं हम कि क्या लिखा है? बेंजिलिक हैलाइड। क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे? बेंजिलिक हैलाइड का हमें यहाँ पे नामकरण बताना है। तो बेटा इसमें क्या होता है समझ लेना कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसमें तो संकरण sp3 होता है, लेकिन इसके पास वाला कार्बन बेंजीन वलय का होगा। किसका होगा? बेंजीन वलय का होता है और उसकी ये कंडीशन होती है बेंजीन वलय का होगा। अर्थात यहाँ पर संकरण कौन सा होगा? sp2। इसमें और इसमें एक ही अंतर है, जो इसमें भी वही है, लेकिन यहाँ पर अंतर है कि इसमें तो जो sp2 कार्बन होता है वो नॉर्मली कार्बन श्रृंखला का होगा, लेकिन बेंजिलिक हैलाइड में जो sp2 कार्बन होता है वो बेंजीन वलय का होता है। किसका होता है? बेंजीन वलय का होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये लिखते हैं हम, बेंजीन वलय CH2Cl, बेंजीन वलय CH2Cl। बेटा इसका नामकरण आप सीधा याद कर लेना, इसके नाम को हम बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसके नाम को? बेंजिल क्लोराइड। तो बेंजीन वलय ऊपर CH2 यहाँ पे Cl, तो नाम क्या होगा इसका? बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? बेंजिल क्लोराइड इसका नाम हो गया। अब देखो आगे, तो ये तो केवल साधारण नाम था। अब बेटा इसका आईपीएस नाम में काफ़ी कन्फ्यूजन आती है और काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम भी काफ़ी आती है इनके आईपीएस नामकरण को याद करने में। देखो बेटा मैं समझाऊं कि इस प्रकार के नाम में करना, तो इसको मैंने मुख्य मान लिया। क्या मान लिया? मुख्य। अब इसको मुख्य मानेंगे तो कितना कार्बन? एक कार्बन को बोलेंगे मेथेन। इसका मतलब ये भी प्रतिस्थापी हो गया और ये भी प्रतिस्थापी हो गया। अब ये बेंजीन वलय जब प्रतिस्थापी होता है तब आप क्या बोलते हो? फेनिल। क्या बोलते हो? फेनिल। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? अब देखो पहले क्लोरो आता है, फेनिल आता है। क्लोरो आता है तो यहाँ लिख देंगे हम क्लोरो फेनिल मेथेन। बड़े याद कर लेना, बहुत अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। मतलब यहाँ से तो बोर्ड पे जो मैंने लिखे हैं वो सब के सब आपको पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आईपीसी नाम जरूर याद रखना है। पहली बात तो बेंजिल क्लोराइड किसे कहेंगे? बेंजीन वलय के ऊपर CH2 और यहाँ पे Cl। तो करेंगे क्या? इसको मुख्य मानेंगे तो ये तो गया मेथेन एक कार्बन से, ये Cl और ये फेनिल, तो क्लोरोफेनिल मेथेन। तो ये बेटा जितने भी कंपाउंड के नामकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे जो मुझे लगे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब इनको आप अच्छे तरीके से नोट कर सकते हो, क्योंकि जो जेम डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड क्या होता है वो आ गए यहाँ पे, और वाइनिलिक और एलिलिक के एग्जाम्पल आ गए। इसके अलावा बेंजिलिक का भी एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो बेटा इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ढंग से इसको याद कर लेना, क्योंकि इस स्क्रीनशॉट के अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। अब आगे बात कर रहे हैं हम कि इसके बाद देखो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो इसके आगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें पहला पोर्शन तो अपने पहला एक टॉपिक स्टार्ट किया नामकरण, वो तो अपना यहाँ फिनिश हो गया। अब नामकरण के बाद इसमें जो नेक्स्ट आता है वो आती है इनको बनाने की विधियाँ, इनके रासायनिक गुण और इनके भौतिक गुण। अब बनाने की विधियों से रिलेटेड जो नेम रिएक्शन है वो तो आपको मैंने कहा कि नेम रिएक्शन की अपनी एक अलग से मैंने क्लास ले रखी है, उसमें जितने भी नेम रिएक्शन है वो सब आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके अलावा क्योंकि ये रिएक्शन होते हैं, इन रिएक्शन में कुछ विशेष बातें होती हैं जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं, तो उन रिएक्शन को हमें कैसे याद करनी है हम उसके बारे में बात करें। क्योंकि जो रिएक्शनें होंगी पढ़ना तो हमें लैंग्वेज के रूप में, लेकिन क्वेश्चन रिएक्शन के रूप में पूछा जाता है, तो उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की बात कर लेते हैं। तो चाहे तो आप हेडिंग के रूप में ले सकते हो कि कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। ये अभिक्रिया बेटा नेम रिएक्शन के अलावा है,
इनका नाम नहीं है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा पूछ लिया जाता है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया आपका एल्कीन, क्या लिखा है? एल्कीन। एल्कीन का मतलब हम बात करें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, तो एल्कीन पर HX का योग, एल्कीन पर HX का योग। अब यहाँ से आप दो बातें समझने की कोशिश करना, हमें पढ़ना क्या है कि एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब तो क्या हुआ, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड पर हमें क्या जोड़ना, H और X। अब सीधी बात है, HX को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख दें HX। इसको आप क्या बोलते हो बेटा, हैलोजन अम्ल, हैलोजन, HX को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन अम्ल। अब सीधी बात है कि जैसे आप लिखते हो HCl, HBr, HI, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोआइडिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इनको हम हाइड्रोजन हैलाइड बोल दें, HX को, या हैलोजन अम्ल, बात एक ही है। अब क्या होगा कि जब आप इसकी क्रिया इनके साथ कराओगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो प्रॉब्लम आएगी कि ये इस H को कौन से कार्बन के साथ जोड़ना है और हैलोजन को कौन से कार्बन के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर एक नियम पढ़ना पड़ता है, उस नियम को हम बोलते हैं मार्कोनी कोप का नियम, मार्कोनी कोप का नियम। ये नियम क्या कहता है कि जो आपने HX लिया है, कहीं पर हम जल पढ़ेंगे, उसका ऋणात्मक सिरा, उसका ऋणात्मक सिरा उस कार्बन पे जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। लेकिन बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने एक बात बता रखी थी कि मार्कोनी कोप का नियम का जब भी आपको उपयोग करना है तो जो भी कंपाउंड है आप उसको तोड़ोगे, जैसे HX है, इसको मैंने यहाँ से तोड़ दिया तो एक तो जुड़ेगा H और एक जुड़ेगा OH, तो सीधी सी बात कर लेना, उनमें सब में हाइड्रोजन जरूर मिलेगा। तो हाइड्रोजन को हमें वहाँ जोड़ना है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन कहाँ जोड़ना है, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो। इसका मतलब ऋणात्मक भाग H प्लस आएगा तो X पर क्या निशान आ जाएगा, माइनस का, तो ऋणात्मक भाग उस हिस्से पर जोड़ना है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, आपकी कम हो। हाइड्रोजन की संख्या क्या हो बेटा, जहाँ पर कम हो। तो इसके लिए आप याद कर सकते हो कि हैलोजन को हम कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। लेकिन इस हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। बेटा सीधी सी याद करनी है कि कोई भी होता है वो अपनी संगति के अनुसार ज़्यादा वहाँ चला जाता है, उसी अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वहीं जाएगा जहाँ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये बात आपको विशेष याद करनी है। इसके लिए मैं कुछ लैंग्वेज लिख देता हूँ जो हमें याद करनी है और जिसके अकॉर्डिंग हमें इसको समझना है, तो विशेष ध्यान रखें। इसलिए लिखेंगे कि मार्कोनी कोप के नियमानुसार, मार्कोनी कोप के नियमानुसार एल्कीन पर, किस पे, एल्कीन पर HX की इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, जैसे ये लिख दिया मैंने CH3, एक सिंपल सा ये लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया करवा दी मैंने HCl के साथ। अब बेटा देखो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल बॉन्ड टूटेगा क्योंकि दोनों तरफ CH2 CH2 है, दोनों तरफ क्या है, CH2 CH2। तो जैसे आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो दोनों तरफ समान अर्थात सममित है, ये सममित एल्किन है। तो इस सममित एल्किन के किसी भी कार्बन पे आप H जोड़ो और किसी भी कार्बन पे Cl जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जैसे मैंने H क्या किया, बात करें इसको, तो इसको हमने तोड़ा, तो इस H को तो मैंने इस कार्बन पे जोड़ दिया और Cl को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। तो यहाँ पर H जोड़ोगे तो यहाँ तो कितने हो जाएंगे, 3, तो CH3 और यहाँ पे Cl, तो इसका नाम मैंने क्या लिख दिया, एथिल क्लोराइड। क्या लिख दिया, एथिल क्लोराइड। अब एक बात यहाँ से समझो, ये तो सममित था तो कोई असर नहीं था, लेकिन ये कंडीशन हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
और HCl। अब यहाँ सोचना पड़ता है कि क्या करेंगे, कि देखो यहाँ से जो टूटेगा तो एक तो H बनेगा और एक Cl बनेगा, HCl। तो जब ये यहाँ से बीच में जो टूटेगा तो H पे आएगा प्लस और Cl पे माइनस। अब देखो डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक तो हमें इस कार्बन पे जोड़ना और दूसरा इस कार्बन पे, तो यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि किसको किस कार्बन पे हमें जोड़ना है। तो मैंने पहले कहा था कि इसका हेलोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन क्या हो, कम, और हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा। इसका मतलब तो क्या हुआ, आपका Cl है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, तो कंडीशन क्या बनी, CH3 CH Cl CH3। ध्यान में ये कैसी एल्किन है, असमित एल्किन। असमित एल्किन का मतलब बेटा डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर है तो समित तो नहीं है, तो असमित। तो H को तो जोड़ दिया इस कार्बन के साथ, Cl को जोड़ दिया इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पर जो बना है वो क्या बन गया, 2, इसका तो आईपीसी नाम पड़ा था ना, क्या ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड, सादा नाम क्या इसका, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अगर नहीं है तो मैं लिख देता हूँ आइसोप्रोपिल क्लोराइड। लेकिन जब हमें इसका आईपीसी नाम लिखना है तो 2 नंबर पे है, 1 2 3, तो 2 पे है तो क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो, और 3 कार्बन से क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन ये बन गया। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक विशेष जान रखनी है कि जरूरी नहीं Cl, हमने कितने भी हेलोजन हम लिखते हैं HCl हो, HBr हो या HI, सबका योग इसी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन एक आता है प्रोक्साइड नियम। प्रोक्साइड नियम का मतलब होता है कि यदि HBr के साथ, किसके साथ, यदि HBr के साथ प्रोक्साइड हो तो ये अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत हो जाएगी। जैसे हो रही थी उसका उल्टा करना। एक तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहें तो ये मार्कोनिकॉफ के नियम के लिए एक छोटी सी बात याद कर लें कि हेलोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन, हेलोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम हो, और हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो कम H से हेलोजन जुड़ेगा। जो कम H का मतलब जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो, जैसे इस पर हाइड्रोजन 1 था और इस पर हाइड्रोजन 2 था, तो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होगा उस पर आपको क्या जोड़ना है, हेलोजन, और दूसरे वाले पे। अब इसके अलावा एक आता है आपका पेरोक्साइड प्रभाव। पेरोक्साइड प्रभाव लागू कब होता है, सुन लेना बेटा, कि HBr के साथ पेरोक्साइड आ जाए। पेरोक्साइड का मतलब H2O2, नॉर्मल एग्जांपल में लेना चाहे तो H2O2। लेकिन ध्यान रखना दोनों साथ में आए। अगर HCl के साथ पेरोक्साइड आ गया तो भी ये बात लागू नहीं होगी, अगर HBr अकेला आ गया तो भी ये बात लागू नहीं होगी। ये बात कब लागू होगी, जब दोनों एक साथ आए। HBr के साथ क्या आ जाए, पेरोक्साइड आ जाए, तो ये अभिक्रिया विपरीत, मतलब उल्टे जैसे हो रही थी उसका विपरीत हो जाए, विपरीत मार्कोनिकॉफ के नियम से होगी। तो पेरोक्साइड प्रभाव या HBr प्लस पेरोक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया विपरीत मार्कोनिकॉफ के नियम से होती है। लेकिन ये विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम कब लागू होगा, ये आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ये दोनों भाई एक साथ आए, HBr प्लस पेरोक्साइड, दोनों साथ नहीं आएंगे तब लागू नहीं होगा कि HBr अलग आ रहा है पेरोक्साइड अलग है। दोनों साथ में होंगे तब ही विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होगा, अन्यथा जैसे अभिक्रिया हो रही वैसे ही होगी। जैसे एग्जांपल समझना चाहिए, इसी एग्जांपल को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr ले दिया और तीर के निशान पे आपको लिखा हुआ मिल गया पेरोक्साइड या H2O2 लिखा मिल जाए। अब सुना, तो अगर ये पेरोक्साइड नहीं होता और नॉर्मल HBr भी होता कोई फर्क नहीं है, तो क्या होता है, Br तो जुड़ता है यहाँ पर और H जुड़ता है यहाँ पर। लेकिन ये होने पर अभिक्रिया हो गई विपरीत मार्कोनिकॉफ के नियम से। इसका मतलब Br को इस कार्बन पे न जोड़ के ये Br तो किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन पे, और ये जुड़ जाएगा हाइड्रोजन इस कार्बन पे। तो आपका जो उत्पाद बनेगा वो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Br।
अब सुना बेटा, अंतर क्या है, इसमें बन रहा है आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बन गया? 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब देखो इधर बेटा, इसमें बना था 2 क्लोरोप्रोपेन और यहाँ बना 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये विशेष बात आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया कि प्रोपीन से, देखो मैंने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस प्रकार से पढ़ने की कन्फ्यूजन ना हो, एक तो ये चीज़ें आपको याद करनी थी, इसके अलावा यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार से आपके बन सकते हैं, जैसे ये देखो कि प्रोपीन से प्राप्त करें, क्वेश्चन याद करना प्रोपीन, तो ये आपने लिया वो प्रोपीन ही बेटा। अब प्रोपीन से क्वेश्चन आ गया कि 1 क्लोरो, या इससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, ये आ जाए 1 ब्रोमो प्रोपेन और दूसरा 1 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्योंकि मैंने क्या कहा कि HBr जब प्रोक्साइड के साथ आएगा तब ये कंडीशन होगी, अन्यथा लागू नहीं है। जैसे अगर नॉर्मली आप HBr लेते तो ये रिएक्शन होती, तो याद करना है कि अगर 1 ब्रोमोप्रोपेन है तो अभिक्रिया होगी मार्कोनिकॉफ के नियम से, और 2 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है तो अभिक्रिया होगी विपरीत मार्कोनिकॉफ के नियम से। तो इस क्वेश्चन को आप हल करके मेरे जो व्हाट्सएप नंबर जो आपके पास है उस पर मैसेज कर देना, जिससे मुझे लगेगा कि आपको ये समझ में आ गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एल्किन पे HX का योग। कन्फ्यूजन होता है वहीं पर ये ज़्यादा क्रिएट होता है, लेकिन ये देखना कि विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम केवल एक ही शर्त है, जब HBr के साथ क्या आए, प्रोक्साइड। केवल HBr आए तब भी अभिक्रिया ऐसी होगी, और किसी के साथ प्रोक्साइड आए तब भी अभिक्रिया होगी, लेकिन HBr के साथ प्रोक्साइड आ गया तो विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बेटा उम्मीद है कि कन्फ्यूजन होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ के कर लोगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन, उसमें इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है कि ये जो जहाँ कन्फ्यूजन वाली कंडीशन होती है, नॉर्मली एग्जाम में सवाल वहीं से पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे वहाँ गलती करते हैं। गलती के लिए एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देता, वो ये चेक होता है कि आपको इस कन्फ्यूजन में कितना आपने याद इसको किया। अब देखो, अगर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो एल्किल हैलाइड की क्रिया हम 2 कंडीशन में करवाएंगे, एक तो जलीय KOH और एक एल्कोहलिक KOH। यहाँ से समझते हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शन तो गई, सेकंड अगर नंबर 2 डाल देते इसको कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। अब देखो दोनों साथ लिख रहा हूँ, एक बार तो हम करवाएंगे किसके साथ, जलीय KOH तथा एल्कोहलिक KOH, जलीय KOH तथा एल्कोहलिक KOH के साथ। बेटा अभी यहाँ से आपको बात क्या समझनी है एग्जाम के हिसाब से, वो समझो कि सबसे पहले बात तो कि ये लिखा मैंने KOH क्षार। अब जब ने KOH लिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आ सकता है, KOH लिखा हुआ मिल जाए, NaOH लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। अब 2 कंडीशन आपको इनके नीचे लिखी हुई मिलेगी, एक के नीचे जलीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्वस, तो इसका पहला अक्षर क्या होता है, AQ। तो अगर इनके नीचे आपको A और Q लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब तो वो क्या है, जलीय है। लेकिन अगर एल्कोहलिक है तो आपको AlC शॉर्ट में लिखा हुआ, पूरा लिखा मिले तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन शॉर्ट में क्या लिखा मिल जाएगा, एल्कोहलिक में AlC। तो जब भी आपके पास ये क्षार लिखा हुआ मिले NaOH या KOH, तो आपको ये पहचान करनी है कि उसमें AQ लिखा है या एल्कोहलिक लिखा है, पहली बात। दूसरी अपने को ये है कि अगर जलीय KOH है तो वहाँ तो आपकी SN अभिक्रिया होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। लेकिन अगर एल्कोहलिक लिखा हुआ है तो वहाँ पर बीटा विलोपन अभिक्रिया होगी। बेटा एक क्वेश्चन में ये सब क्लियर हो जाएंगे आपके, बीटा विलोपन अभिक्रिया होगी। पिछले रिपोर्ट। अब जलीय KOH SN अभिक्रिया क्या है वो आप सब जानते हो, और एल्कोहलिक KOH मतलब बीटा विलोपन अभिक्रिया। अब दोनों के एग्जाम्पल समझाऊँ। जैसे एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे ले लिया कि CH3CH2 एल्किल हैलाइड है तो Cl, तो यहाँ मैंने एल्किल हैलाइड के रूप में क्या ले लिया, एथिल क्लोराइड। अब क्या हुआ कि इसकी क्रिया आप करवा रहे हो किससे, KOH, और KOH क्या बेटा जलीय है, तो देखो सीधी बात है KOH, और यहाँ पर KOH के नीचे क्या लिख दिया मैंने, AQ, जलीय है। तो यहाँ पर आपकी अभिक्रिया होगी SN अभिक्रिया। SN अभिक्रिया का पूरा नाम होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन
अभिक्रिया। तो सीधी सी बात है कि ये OH क्या करेगा, इसको Cl को हटा देगा, इसके स्थान पे आ जाएगा। तो यहाँ से तो आपका हो जाएगा K बाहर और यहाँ से आपका Cl बाहर हो जाएगा और इस Cl के स्थान पे कौन आ जाएगा, आपका OH आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो कंपाउंड वो ये बन जाएगा CH3CH2OH प्लस KCl, CH3CH2OH प्लस KCl बन गया। लेकिन ये तो जलीय था। अब देखो कंडीशन क्या है, CH3CH2Cl प्लस KOH ALC एल्कोहलिक लिखा हुआ मिल गया। अब क्या करना सुनना, तो इसका मतलब बीटा विलोपन अभिक्रिया है। कौन सी है, बीटा विलोपन अभिक्रिया। समझा। अब बीटा विलोपन अभिक्रिया में क्या होती है, सबसे पहली बात आपको माइंड में क्या रखनी है, एक तो इस अभिक्रिया में आपकी यहाँ जो अलग से, इस अभिक्रिया में आपकी क्या बनेगी, एल्किन बनती है। एल्किन का मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये होगी, इसमें वी हाइड्रो हेलोजनी क्या होता है, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण होता है। वी हाइड्रो हेलोजनीकरण का मतलब क्या है, एक कार्बन से हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से हेलोजन बाहर निकलता है। अब हाइड्रोजन भी कौन से कार्बन से बाहर निकलता है, वो निकलता है बीटा कार्बन से। कौन से कार्बन से, बीटा कार्बन से। देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो हो गया अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो बेटा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एल्कोहलिक KOH होने का मतलब कौन सी अभिक्रिया, बीटा विलोपन अभिक्रिया। अब होगा क्या इस अभिक्रिया में, जो बेटा इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, CH3CH2Cl। तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 2 और 1 को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। तो अब हुआ क्या कि यहाँ से आपने एक Cl और यहाँ से आपका एक H, क्या हो गया HCl। ये हाइड्रोजन और ये हेलोजन बाहर चला गया, तो HCl बाहर चला जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो ये क्या बन गया, एल्किन। तो देखो बेटा इन अभिक्रियाओं में गलती क्या होती है, जल्दीबाजी में हम भूल जाते हैं कि हमें उत्पाद क्या बनाना होता है। तो फिर से रिपीट कर दूं कि एल्किल हैलाइड की क्रिया आप जलीय KOH और एल्कोहलिक KOH दोनों से करवा रहे हैं। साफ साफ लिखा है एल्कोहल जलीय KOH का मतलब एक क्यों लिखा होगा, और यहाँ पर अभिक्रिया कौन सी होगी, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन एल्कोहलिक लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है। अब इसमें जलीय KOH में प्रॉब्लम ही नहीं है कि KCl बाहर हो गया और OH को जोड़ दिया, तो एथिल एल्कोहल बन गया। क्या बन गया आपका, एथिल एल्कोहल बन गया। और इस एल्किन की बात करें तो जबकि बीटा विलोपन अभिक्रिया आपने एथिल क्लोराइड लिया तो क्या बन गया आपका, एथीन बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ से अब देखो बेटा, इसको आप ऐसे ही याद करो तो काम नहीं चलेगा। अपने माइंड में ये भी क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि निम्न को परिवर्तित करें, क्योंकि ये आने पर अपने दिमाग की बत्ती फ्यूज हो जाती है, दिमाग एकदम, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आते हैं निम्न को परिवर्तित कर दे। बच्चों ने रिएक्शन याद कर लिया लेकिन वो समझ नहीं पाते कि कौन सा दे दिया। निम्न को परिवर्तित करें, इसका मतलब एथिल क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, एथिल एल्कोहल में, और यहाँ पर एथिल क्लोराइड को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, एथीन में। तो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहला क्या, एथिल क्लोराइड से क्या बना हुआ आपका, एथिल एल्कोहल, एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल। दूसरा एथिल क्लोराइड से क्या बनाना, एथिन। बेटा ये क्वेश्चन आने पर 80 से 9 लगभग बच्चे होते हैं वो ये गलत करके आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस चीज़ को समझ गए होंगे। बेटा अभी यहाँ पर भी एक विशेष बात है, बीटा विलोपन इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और समझेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है अपना कि क्या याद किया मैंने, लिखा है बीटा विलोपन। बीटा विलोपन के लिए मैं 2 शब्द लिखता हूँ कि एक तो बीटा विलोपन में किसका निर्माण होगा, क्या बनता है, एल्किन बनती है। दूसरा इस बीटा विलोपन की अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर जाता है। लेकिन जब बीटा, देखो यहाँ से आपने बीटा हाइड्रोजन बाहर निकाला है, जब इनकी संख्या 1 से ज़्यादा हो तब क्या होती है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं आपको, CH3 CH2 CH Cl CH3,
KOH कैसा है, एल्कोहलिक। अब देखो बेटा KOH क्या है, एल्कोहलिक। अब सुना बेटा, Cl जिस कार्बन से जुड़ा वो अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन कौन से होते हैं, बीटा, तो ये भी बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। अब कन्फ्यूजन क्या क्रिएट हुआ कि सर हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से हटाएं या इस कार्बन से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास वाले कार्बन कौन से कार्बन हो गए, बीटा कार्बन। तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि सर इस कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा या इस कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने अपना एक नियम दिया था, वो मैं लिख दूँ यहाँ पे, सत्य-जैफ नियम बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, सत्य-जैफ नियम बोलते हैं, सत्य-जैफ नियम बोलते हैं। तो इस नियम के अकॉर्डिंग हमें क्या याद रखना, उसके बाद देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, सत्य-जैफ में हाइड्रोजन हम कहाँ से हटाएंगे कि हाइड्रोजन वहाँ से हटता है जहाँ से हटने के बाद डबल बॉन्ड आएगा और डबल बॉन्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा एल्किल समूह जुड़ा हो। इसके लिए अपने को तरीका याद करना कि हाइड्रोजन को हमें उधर से वहाँ से हटाना है जहाँ से डबल बॉन्ड बीच में आ जाए। जैसे यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटाओगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये पूरा समूह इधर हो गया, लेकिन यहाँ से Cl और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, बीच में, जिससे इन पे जोड़े हुए एल्किल समूह की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से आपका Cl और यहाँ से H, तो ये मुख्य उत्पाद, ये नहीं कि वो भी बनेगा, लेकिन मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा, फिर आपका यही बनता है। और इसको हम कैसे लिखेंगे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH क्या नाम हो गया, 2-ब्यूटीन। क्या लिख दिया बेटा, 2-ब्यूटीन। ये आपका क्या हो जाएगा, मुख्य उत्पाद। ये आपका क्या बन गया, मुख्य उत्पाद। और साथ में सीधी बात है कि तो इस अभिक्रिया को आपको विशेषकर याद रखना था कि एल्किल हैलाइड की जलीय KOH और एल्कोहलिक KOH, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट काफ़ी होता है, सेम सा मैटर है, तो जल्दीबाजी में हम भी गलत कर देते। तो इन चीज़ों को हमें सोच समझ कर इसको अच्छे तरीके से याद करना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करें। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब देखो इसके बाद हम आगे बात करें तो क्वेश्चनों की मैंने कंडीशन बता दी है कि अच्छे तरीके से अगर इसको पढ़ लोगे तो, और काफ़ी टफ पड़ता है कि अगर आपका बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आपका बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। अब देखो एक रिएक्शन और लिख रहा हूँ, 4 रिएक्शन लिखूँगा, चारों में उत्पाद की पहचान करनी है। और अगर आपको आता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। देखो कि निम्न अभिक्रियाओं में उत्पाद की पहचान करें। बेटा जैसा मैंने लिखा है बोर्ड एग्जाम में, उम्मीद है कि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। अगर यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन पुटअप होता है तो बात करें अपने जो रिएक्शन समझना कि ये तो आप समझते हो, चाहे एल्किल हैलाइड लिख दिया, एथिल मेथिल कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ लिख दिया CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड, इसकी क्रिया करवा दी मैंने पोटेशियम साइनाइड से। एक और कंपाउंड लिया CH3CH2Cl, इसकी क्रिया करवा दी मैंने AgCN से, सिल्वर साइनाइड से। CH3CH2Cl, इसकी क्रिया करवा दी मैंने यहाँ पे KNO2 को बोलते हैं पोटेशियम नाइट्राइट। और एक मैंने ले लिया CH3CH2Cl प्लस AgNO2, तो सिल्वर नाइट्राइट। अब सुन लेना बेटा, होता क्या है कि दिखने में सेम लग रहे हैं, जिनको पता है वो अच्छी बात है, अपना रिपीटेशन अच्छा हो जाएगा। बाकी यहाँ से क्वेश्चन पूछने पर गलती क्या होती है वो समझ लो कि ध्यान क्या देना है आपको। तो अब हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान दे, गौर से करना क्या है कि सबसे पहले तो आप ये समझना कि ये क्या लिखा मैंने पोटेशियम साइनाइड और ये क्या लिखा मैंने सिल्वर साइनाइड, दोनों में अंतर क्या है सुन लो। यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड होता है बेटा वो आयनिक होता है, आयनिक होता है तो ये अपने आयनों में टूटेगा, तो K पर बनेगा प्लस का निशान और Cl पे बनेगा माइनस का निशान। मतलब पोटेशियम साइनाइड अपने आयनों में टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, एक तो बन जाएगा K प्लस और एक बन जाएगा Cn माइनस। AgCN क्या होता है बेटा, सहसंयोजक होता है। AgCN क्या होता है, सहसंयोजक। अब जो सहसंयोजक होगा वो अपने आयनों में नहीं टूटेगा, तो अब अंतर होता क्या है इसमें, तो सीधी बात है ये अपने आयनों में टूटा, यहाँ से आपका क्या बोलते हैं ये, एक मिनट, यहाँ से आपका ये K और यहाँ से आपका
Cl अलग हो गया तो KCl अलग हो गया, तो सीधी बात है कि इसके साथ ये जुड़ गया, तो कंडीशन क्या हुई, CH3CH2CN प्लस KCl, ये बन गया। लेकिन अब देखो इसमें क्या है, ये सहसंयोजक कंपाउंड होता है। अब सहसंयोजक कंपाउंड होने के कारण इसमें HgCN ये बंध नहीं टूटेगा। तो अब आपने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9 में आपने पढ़ा है कि साइनाइड द्वितंतु लिगेंड उभयतंतु लिगेंड होता है, इसमें दोनों परमाणु आक्रमण कर सकते हैं। तो ये कार्बन बंध बनाने में, कार्बन वो इसके साथ बंध बना हुआ है, तो यहाँ पर ये जब Cl अलग होगा तो इसके साथ बंध कौन बनाएगा, ये N बनाएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जब यहाँ से हम HgCl को बाहर निकालेंगे तो ये C नहीं जुड़ेगा, इसके साथ क्या जुड़ेगा, N जुड़ेगा, और आपका जो उत्पाद है वो CH3CH2NC बनेगा। अंतर आ गया। यही गलती कर जाते हैं कि याद क्या करना था कि कोई भी एल्किल हैलाइड है, जैसे मैंने ले लिया एथिल क्लोराइड, तो एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जैसे ही मैंने पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाई तो याद क्या रखना था, ये आयनिक है, आयनों में टूट गया, तो यहाँ से K फ्री है, तो सॉरी कार्बन फ्री है, तो कार्बन में CN में कार्बन फ्री है, तो ये CN है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH3CH2CN बन गया। लेकिन HgCN क्या है, सहसंयोजक, तो ये इसके साथ बंध बना हुआ, तो इसमें ये तो फ्री है नहीं, तो बंध कौन बनाएगा, फिर N फ्री अलग होगा तो HgCl अलग, तो आपका ये बन जाएगा। सेम कंडीशन ये है। अब सुना, KNO2 हम इसको लिखते हैं ऐसे बनाइए, लेकिन इसकी रियल स्ट्रक्चर अगर आप समझना चाहो इन दोनों कंपाउंड में तो ऐसे होगी कि आपके KON डबल बॉन्ड O HgO डबल बॉन्ड O। ठीक है, काफ़ी बच्चे नाम नहीं जानते तो मैं नाम लिख दूँ, इसको बोलते हैं हम पोटेशियम नाइट्राइट, और इसको मैंने नाम दे दिया सिल्वर नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट बोलते हैं। अब सुना बेटा, सीधी सी बात है कि लिखा मैंने ऐसे है लेकिन रियल स्ट्रक्चर ये होती है। अब होगा क्या, समझो गौर से कि ये आयनिक है पोटेशियम नाइट्राइट, तो ये यहाँ से टूट गया, आयनिक अगर टूटेगा तो सीधी बात है कि यहाँ का K और यहाँ का Cl अलग हो गया, तो इस CH2 से बंध कौन बनाएगा, ONO। तो स्ट्रक्चर आपकी क्या बन गई, CH3CH2ON डबल बॉन्ड O। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है कि ये कैसा है, सहसंयोजक, तो ये जब तक नहीं टूटेगा तो बंध कौन बना लेगा, ये N बंध बनाएगा। कौन बंध बनाएगा, N, और जब N बनाता है तो NO2 के रूप में लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर आपका जो उत्पाद बनेगा वो ये कंडीशन आती है आपकी CH3CH2NO2। अब बेटा बिल्कुल इतना बताने के बाद तो आप इनको याद करोगे, सीधा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, पकड़ क्या करनी थी कि अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ अगर इनकी क्रिया करवाई है तो जो उत्पाद बना उसका नाम हो गया एथिल साइनाइड, मतलब साइनाइड बन गया आपका। लेकिन यदि आपने सिल्वर साइनाइड के साथ करवा दी तो क्या बनेगा, आइसो NC को हम बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया आपका एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। अब देखो सेम कंडीशन याद करनी है कि अगर पोटेशियम नाइट्राइड के साथ करवाई है तो नाइट्राइड ही बना है, तो जो पोटेशियम साइनाइड का साइनाइड बना है, लेकिन H के साथ आइसोसाइनाइड बन गया। उसी पर पोटेशियम के साथ क्रिया करवाई तो पोटेशियम नाइट्राइड है, तो ये बन जाएगा आपका एथिल नाइट्राइड। लेकिन जब N बंध बना ले, कौन बंध बना ले, N, तब इसको बोलते हैं हम नाइट्रो। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। और इसको लिखने का नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम हो जाता है नाइट्रो। 2 कार्बन के लिए क्या लिख दिया मैंने, एथेन, तो इसको क्या लिखा जाता है, नाइट्रो एथेन। तो ये बेटा दिखने में तो चारों एक जैसे हैं, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार के सवाल जरूर आते हैं कि निम्न अभिक्रियाओं में उत्पाद की पहचान कीजिए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट कुछ रिएक्शनों की और बात कर लेते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब जो बड़े इसके बाद कुछ और रिएक्शन है इसी प्रकार की, उनकी भी हम बात करें।